क्या है ये सब? तो अंततः तुम अपने शोक और संताप से उभरकर एक योद्धा के रूप में लौट ही आए। एक ऐसा योद्धा जिसमें अपने शत्रु को मुंह तोड़ उत्तर देने की ऊष्मा व्याप्त है चंद्रगुप्त। इस भावना को अपने भीतर सहेज कर रखो। अपने शोक को अपनी दुर्बलता नहीं, अपना बल बनाओ चंद्रगुप्त। और स्वतंत्रता के इस संग्राम को वहीं से आरंभ करो जहां से तुम्हारे मित्र धूमकेतु ने इसे छोड़ा था। वो धूमकेतु जो वीरगति को प्राप्त हुआ, परंतु मरणोपरांत भी उसके नाम के साथ वीर का सम्मान नहीं है, अपितु देशद्रोही का अपमान झेलना पड़ रहा है उसे। यहां से आने जाने वाला प्रत्येक नागरिक इस पर पत्थर फेंकेगा। मारो इसे। धूमकेतु जिस मान और सम्मान का अधिकारी है चंद्रगुप्त, उसे वो उपलब्ध कराना तुम्हारा परम कर्तव्य है चंद्रगुप्त। धूमकेतु जैसे वीर के शव का पूर्ण विधि के साथ अंतिम संस्कार करना अत्यावश्यक है। उस वीर का बलिदान हमारे नमन की राह देख रहा है। इसलिए दूर करो अपने इस शोक के तमस को और शौर्य के साथ जाओ और अपने मित्र वीर धूमकेतु को सम्मान दिलवाओ चंद्रगुप्त। मातृभूमि के लिए वीरगति प्राप्त हुई है धूमकेतु को। इस धर्म युद्ध में तुमने पहली बार किसी अपने को खोया है, किंतु यह अंतिम वीरगति नहीं है चंद्रगुप्त। अखंड भारत की इस क्रांति में आहुतियां अभी और भी होंगी। अब जब तुम धूमकेतु की वीरगति के साक्षी बन ही चुके हो, तो इस स्मृति को अपने हृदय में सहेज कर रखो। तुम अखंड भारत के भावी सम्राट हो चंद्रगुप्त, और तुम इस प्रकार शोक के सागर में नहीं डूब सकते, किंतु इस आहुति से उठी शौर्य की अग्नि को आत्मसात कर तुम उस दुष्ट निकृष्ट धनानंद के साम्राज्य को जलाकर भस्म अवश्य कर सकते हो। धूमकेतु ने हंसते हंसते अपने प्राण इसी विश्वास के साथ त्यागे थे चंद्रगुप्त कि तुम अखंड भारत के स्वप्न को साकार करोगे, उसके भावी सम्राट बनोगे। इसलिए उस वीर के बलिदान पर अश्रु मत बहाओ, अपितु इस बलिदान से जो सीख मिली है उसे आत्मसात करो कि प्रत्येक क्रांति की सफलता के लिए युद्ध करना पड़ता है, रक्त बहाना पड़ता है। इसलिए अब से सदा स्मरण रखना चंद्रगुप्त कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मूल्य देना पड़े, तुम स्वयं को टूटने नहीं दे सकते। धूमकेतु! जब तुम धूमकेतु की चिता को अग्नि दोगे, उस चिता को अपने हृदय में तब तक प्रज्वलित रखना जब तक तुम उसका और उसके जैसे अनेकों लोगों का बलिदान सार्थक कर अखंड भारत के भावी सम्राट नहीं बन जाते। जैसे अर्जुन ने अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात अपने अस्त्र शस्त्र नहीं त्यागे थे,
उसी प्रकार तुम्हें भी ये क्रांति जारी रखनी होगी। धनानंद के साथ ये युद्ध तुम्हारा धर्म युद्ध भी है और कर्म युद्ध भी। सम्राट वहां देखिए। तुम्हारा सर्वनाश निकट है धनानंद। सज रहो अपने अंत के लिए। तुम्हारे अंत की घड़ी तुम्हारे बहुत निकट है धनानंद। मैं प्रतिकार लूंगा उस हर एक जीवन का जिसका तुमने अंत कर दिया। उस जीवन की एक एक बूंद का ऋण चुकाना होगा तुम्हें। ये प्रण है चंद्रगुप्त मौर्य का, अखंड भारत के उस भावी सम्राट का जो तुम्हारा विनाश कर देगा। कहां जा रहे हो चंद्रगुप्त? सेल्यूकस के पास, ताकि वो हमें शीघ्र अतिशीघ्र सेना और अस्त्र शस्त्र उपलब्ध करा सके। महापूर्णिमा में अब केवल 10 ही दिन शेष है आचार्य। समय बहुत कम है और प्रबंध बहुत सारे करने हैं, और वैसे भी सेना के बिना कोई भी क्रांति संभव नहीं है। निसंदेह जाओ तुम सेल्यूकस के पास अस्त्र शस्त्र और सैन्य सहयोग के लिए। सेल्यूकस के पास संसार के श्रेष्ठतम अस्त्र और शस्त्र सेना भी है, और जितना धन तुमने उसे दिया उसके बदले वो ये सब तुम्हें अवश्य दे देगा। परंतु क्या तुम्हें लगता है कि सेल्यूकस की सेना की सच्ची निष्ठा तुम्हें प्राप्त हो पाएगी? अर्थात सेल्यूकस के सैनिक तुम्हारे साथ युद्ध अवश्य करेंगे, परंतु उनकी निष्ठा तुम्हारे साथ नहीं, सेल्यूकस के प्रति होगी। जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु तुमने क्रांति की इस ज्वाला को प्रज्वलित किया है, विदेशी सैनिक उस उद्देश्य को कभी नहीं समझ पाएंगे चंद्रगुप्त। तुम्हें तो ऐसी सेना की आवश्यकता है जिसकी निष्ठा मातृभूमि को स्वतंत्र कराने की उद्देश्य के प्रति सच्ची हो। तुम्हें ऐसे सैनिक चाहिए चंद्रगुप्त जिसकी धमनियों में सौदा नहीं क्रांति दौड़ रही हो। एक ऐसी सेना जो इस उद्देश्य के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दे, जो अपने रक्त की अंतिम बूंद तक मातृभूमि के लिए, अखंड भारत के स्वप्न के लिए, तुम्हारे लिए लड़े। किंतु आचार्य, हमें ऐसे लोग कहां मिलेंगे? ऐसी निष्ठा, ऐसा जोश हम लोगों के अतिरिक्त और किसके पास होगा? है
उन लोगों में जिनके तुम उत्तराधिकारी हो चंद्रगुप्त, पीपली वन के क्षत्रिय। पिपलीवन के क्षत्रिय? किंतु उन्हें तो पिपलीवन के विध्वंस के समय ही धनानंद ने समाप्त कर दिया था ना? मिथ्या बात है, ये असत्य है। वो असत्य जो स्वयं धनानंद ने संसार में फैलाया। वो चाहता था संसार इसी को सत्य मान ले, परंतु मुझे सेनापति मत्सलदेव ने बताया था पीपली वन के विध्वंस के पश्चात धनानंद ने वहां से 1000 सैनिकों को बंदी बनाया था। ये वो 1000 सैनिक हैं चंद्रगुप्त, जिनके हृदय में वही साहस और वही प्रतिकार की भावना है जो तुम्हारे हृदय में है। यदि अब भी उन सैनिकों के हृदय में वही अग्नि प्रज्वलित हुई तो एक एक सैनिक धनानंद के 100 सैनिकों पर भारी पड़ेगा। आज 12 वर्ष पश्चात उन 1000 सैनिकों में से जो भी बचे हैं, यदि हम उन्हें अपने साथ मिला लें तो एक ऐसी सेना का निर्माण हो जाएगा चंद्रगुप्त, जो धनानंद का अंत कर देगी। आप निश्चिंत रहें आचार्य। मेरे पिपलीवन के क्षत्रिय सैनिक मगध में जहां कहीं भी होंगे, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और फिर खड़ी होगी धनानंद के विरुद्ध हमारी अपनी सेना। तो तुम सब वो सुरक्षा कर्मी हो जिसका चयन स्वयं महामात्य ने किया है। तो अब जब तुम लोग महल के नए रक्षक बन ही गए हो, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा स्वागत एक संयुक्त भोज के साथ किया जाए। उत्तम, अद्भुत सुगंध। क्या हुआ? प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? भोजन आरंभ करो। चलो भोजन का आनंद उठाओ। ये सभी शीश उन रक्षकों के हैं जिनकी नाक के नीचे से भरे बाजार में वो शत्रु धूमकेतु का शव ले गए थे। वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग और सचेत नहीं थे। यदि तुमसे भी ऐसी ही भूल हुई तो मैं भी यहां रहूंगा, ये थालियां भी यहां रहेंगी, किंतु इन शीश के स्थान पर तुम लोगों के सर होंगे। जाओ, मुझे मेरे भोजन का आनंद लेने दो। महामाते, हिरण्यगर्भ से मेरे स्वर्ण की क्या स्थिति है? आपका स्वर्ण महल के लिए निकल चुका है महामहिम। किसी भी क्षण यहां पहुंचने वाला होगा। उसे मेरे सुरक्षा कोष में सुरक्षित रखवा दीजिए। सेल्यूकस को शीघ्र ही पता चल जाएगा कि चाणक्य भाग गया है। ऐसे में वो मुझ पर अपनी प्रभुता जताने का प्रयास अवश्य करेगा। इसीलिए मैं मगध का सशक्तिकरण धन 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 से करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं भाता कि सेल्यूकस अपने आप को मुझसे ऊपर के स्तर पर देखे। अवश्य महामहिम। और हाँ महामात्य,
अपने कान और आंखें खुली रखना। मुझे लगता है महल में शीघ्र कुछ होने वाला है। आप निश्चिंत रहिए मां महिम, इस बार कोई चूक नहीं होगी। सोचिए माँ, कोई तो ऐसा स्थान होगा जहां उन पिपलीवन के क्षत्रियों को बंदी बनाकर रखा होगा उस धनानंद ने। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि 12 वर्ष पूर्व से धनानंद ने पीपलीवन के क्षत्रियों को यहां बंदी बनाकर रखा है। किंतु मैं एक बात जानती हूं, यदि धनानंद ने उन्हें बंदी बनाकर रखा है तो उन्हें कारावास में रखने के स्थान पर उनसे अवश्य कोई ना कोई काम करवा रहा होगा, क्योंकि धनानंद जानता है पीपलीवन का एक एक क्षत्रिय मतलब 100 व्यक्तियों के बराबर होता है और वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रह सकते हैं। चंद्र, मैं घर जा रहा हूं। मेरा मन बहुत विचलित लग रहा है। मैं जा रहा हूं। क्या हुआ इंद्र? आज राजकोष में नई मुद्राएं आई थी और जब मैं उन्हें गिन रहा था तब मैंने देखा कि उन पर रक्त लगा हुआ था। न जाने किन लोगों का रक्त होगा और किन परिस्थितियों में वो धन राजकोष में लाया गया था कि इतने सारे मुद्राओं पे वो रक्त था। ये सब सोच के मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है चंद्र। नई मुद्राएं? किंतु ये मुद्राएं कहां से आई? अभी तो कर वसूलने का समय भी नहीं हुआ है। नहीं, ये मुद्राएं मगध वासियों के कर से नहीं आई है। यदि ये धन मगध वासियों के कर का नहीं है तो इतना सारा स्वर्ण आ कहां से सकता है? सोचो, तुमने स्वर्ण के विषय में कहीं कुछ तो सुना होगा। ध्यान करो, हमें बताओ। हाँ, मैंने सैनिकों को बात करते हुए केवल इतना ही सुना था कि यह स्वर्ण श्रमिकों के पसीने से नहीं, सम्राट के पुराने शत्रुओं के रक्त और हड्डियों से निकाला गया है चंद्र। अपने पुराने शत्रुओं के रक्त और हड्डी से निकाला हुआ। कहीं वो पिपलीवन के क्षत्रियों के तो विषय में बात नहीं कर रहे थे? माँ और इंद्र की बातें तो सुनकर प्रतीत होता है कि जहां से वो स्वर्ण लाया गया है वहीं पे पिपलीवन के क्षत्रियों को बंदी बनाकर काम करवा रहा है वो धनानंद। किंतु मुझे अपने संदेह को सुनिश्चित करना होगा, जिसमें इंद्र मेरी सहायता करेगा। मैं उन बग्गियों का पीछा करूंगा जिनमें उस स्वर्ण लाया गया था, ताकि मैं उस स्थान का पता लगा सकूं जहां से वो स्वर्ण आ रहा है। मैत्री, किंतु इसमें बड़ा ही संकट होगा चंद्रगुप्त। क्या आचार्य चाणक्य को तुम्हारी इस योजना की जानकारी है? नहीं, उन्हें इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है और उन्हें सूचित करने का मेरे पास समय भी नहीं है। आचार्य ने मुझे उन क्षत्रियों को ढूंढने का कार्य सौंपा है, मैं वही करने जा रहा हूँ। भावी सम्राट होते हुए भी चंद्रगुप्त को अपने प्राणों की बिल्कुल चिंता नहीं। वो है ही इतना हठी, यदि कुछ ठान लिया तो ठान लिया। किंतु मैं आचार्य चाणक्य को जानती हूँ, वो ये जानकारी प्राप्त करने में अवश्य इच्छुक होंगे। मुझे शीघ्र ही आचार्य चाणक्य को सूचित करना होगा। चलो चलो, शीघ्र आगे बढ़ो। चलो चलो चलो। आशा करता हूं कि ये मार्ग मुझे पिपलीवन के क्षत्रियों तक पहुंचाएगा।
दोपहर हो गए, किंतु अभी हम उस स्थान तक नहीं पहुंचे जहां से धनानंद का स्वर्ण आ रहा है। आखिर क्या रहस्य है उस जगह का? साधो, मरण है जेश। बचपन में हम ये खेल कितना खेला करते थे। स्मरण है भ्राता, आपके साथ व्यतीत किया एक क्षण मेरे लिए अविस्मरणीय है। मैं मानता हूं ज्येष्ठ कि आपने अपनी उंगली खो दी है, किंतु भूम को पकड़ने में सहायता करने से आपने मेरे मन में पुनः अपने लिए स्थान अर्जित कर लिया है। धन्यवाद सम्राट। किंतु ना जाने क्यों ज्येष्ठ, मुझे ऐसा लगता है कि अब भी कुछ शेष है। तो मुझे पता नहीं, कुछ है जो हमारी दृष्टि से ओझल है। वो देखो, उधर उस पक्षी को, वो भिन्न है क्योंकि वो एक दूत है। निश्चिंत रहिए महामहिम, जब से आपका धन चोरी हुआ है तब से महल के आसपास के सभी दूत पक्षियों का पीछा किया जा रहा है। उत्तम, फिर तो केवल उसको पकड़ना होगा जिसने उस पक्षी को भेजा है। तो गुप्तचर के रूप में आचार्य चाणक्य तुम जैसी सुंदरियों में भी रुचि रखते हैं। आचार्य चाणक्य के बारे में ऐसे निम्न स्तर की बातें करते हो, तुम्हें लज्जा होनी चाहिए। बदला हुआ स्वर मेरे संदेह की पुष्टि करता है कि तुम ही चाणक्य की गुप्तचर हो। क्या है ना, आज मेरे सारे दाव सही पड़ रहे हैं। मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा और वो सीधे निशाने पर आकर लगा। अब शीघ्र ही वो चोर चाणक्य पुनः मेरे सम्मुख होगा और उसके अंत के साथ उसकी प्रतिज्ञा, अखंड भारत की रचना, मेरे स्थान पर किसी अन्य भावी सम्राट को बिठाने का उसका स्वप्न सबका अंत करेगा। ये धनानंद। हम महल और नगर से बहुत दूर आ गए हैं। पता नहीं क्या है यहाँ। यहाँ तो कड़ा सुरक्षा चक्र है। मुझे किसी अन्य स्थान पर छिपना होगा। महल से इतनी दूर, इतनी सुरक्षा। कहीं यहाँ भी धनानंद का कोई गुप्त धन तो नहीं है जहां से वो मुद्राएं महल तक पहुंचाई गई हो। प्रतीत होता है कि ये वही स्थान है जहां पे प्लीवन की क्षत्रियों को धनानंद ने श्रमिक बनाकर रखा हुआ है। मुझे और निकट जाकर देखना होगा। जानती हो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? मेरे सैनिक तुम्हें जलते हुए कोयले में डालकर तुमसे चाणक्य की सारी जानकारी निकलवाएंगे। तुम्हें इतनी यातनाएं देंगे कि तुम स्वयं सब कुछ उगल दोगी।
उसने मेरा चुराया हुआ धन कहां छिपाया है और वो शिष्य कौन है जिसके साथ मिलकर वो मेरे प्रति षड्यंत्र कर रहा है। सब कुछ कहोगी तुम अपने इन प्यारे होठों से। जो कई यातनाओं के पश्चात तुम मेरे मुख से सुनना चाहते हो वो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि तू एक धूर्त है, एक पौरुषहीन राजा है। शीघ्र ही भारत का भावी सम्राट उठेगा और तुझे अपने पैरों तले कुचलकर तेरा स्थान लेगा। भारत जय तू! तुम्हें तो मुक्ति मिल गई, किंतु फिर भी वो चाणक्य नहीं बचेगा। शीघ्र ही मेरे सैनिक उस दूत तक पहुंच जाएंगे जिसके द्वारा तुम उस चाणक्य को संदेश पहुंचाती थी। सुना ना? तुम जहां कहीं भी हो चाणक्य, मैं शीघ्र ही तुम्हारा और तुम्हारी प्रत्येक योजना का पता लगा लूंगा। ये है धनानंद के अपार धन का रहस्य, एक अनंत स्वर्ण की खान। ये वो दूत पक्षी है जिससे मैत्री चाणक्य तक संदेश पहुंचाती थी। इससे पूर्व ये चाणक्य तक पहुंचता, उसने इसे मार दिया। और उस संदेश का क्या हुआ जो इसके साथ था? कहां है वो? सम्राट, हमें इसके साथ कोई संदेश नहीं मिला। उस विष्णुगुप्त चाणक्य ने एक बार फिर हमें मात दे दी महामहिम। ना 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 महामात्य, मात नहीं दी। हाँ, ये खेल अवश्य है जिसमें कभी चाणक्य आगे होता है तो कभी हम। पिछले कुछ समय में ही उस चाणक्य ने अपने 2 विश्वसनीय सैनिक खोए हैं। तो ये खेल अब तक हमारे लिए भी इतना बुरा नहीं है। मेरी श्रद्धांजलि को स्वीकार करो वीरांगना मैत्रेयी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब बलिदान देने का समय आया होगा तो तुमने एक पल भी विचार नहीं किया होगा। अखंड भारत सदा तुम जैसी वीरांगना का ऋणी रहेगा। किंतु आचार्य, मैत्री की मृत्यु का समाचार आपको पहले से ही कैसे ज्ञात हुआ? यह सूचना आप तक पहुंचाई किसने? मैत्रेयी पर मेरे विश्वास नहीं। मैं ये बात भली भांति जानता था कि जिस दिन भी मैत्रेयी का भेद धनानंद पर खुलेगा, वो केवल एक ही विकल्प का चुनाव करेगी, बलिदान का। आचार्य,
आप तक पहुंचने से पूर्व ही आपने उस दूत पक्षी को कैसे मारा? ऐसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मैंने योजना बहुत पहले ही बना ली थी। यदि कभी किसी आपातकालीन स्थिति में तुम्हें मुझ तक कोई संदेश पहुंचाना तो आश्रम कभी मत भेजना। यहां से एक कोस दूर उस विनष्ट मीनार की ओर भेजना, ताकि यदि कोई तुम्हारे दूत का पीछा भी कर रहा हो तो हमारे इस गुप्त आश्रम तक ना पहुंच पाए। आप निश्चित रहिए आचार्य, ऐसा ही होगा। मैं जानता था कि मैत्री मुझे चंद्रगुप्त से संबंधित संदेश अवश्य भेजेगी, इसीलिए मैं उस मीनार के पास उस दूत पक्षी की प्रतीक्षा कर रहा था। परंतु जब मैंने उन सैनिकों को दूर से आते देखा तो समझ गया कि उस दूत पक्षी का अंत करने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। पहले धूमकेतु और अब मैत्री। पता नहीं धनानंद को उसके सिंहासन से विमुख करने से पूर्व हमें और कितने बलिदान देने होंगे आचार्य। स्वतंत्रता के इस संग्राम में आहुतियां भी और भी दी जाएंगी स्थूलभद्र, परंतु ये आहुतियां हमें दुर्बल नहीं और अधिक सबल करेंगी। हमारे हृदय में धधकती ज्वाला को और अधिक प्रबल करेंगी। ईश्वर से बस यही कामना करो कि चंद्रगुप्त शीघ्र ही पीपली बन के उन क्षत्रियों का पता लगा ले जिन्हें धनानंद ने बंदी बनाकर कहीं छिपा रखा है। एक बार वो क्षत्रिय हमारे साथ इस स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गए तो हमारी शक्ति कहीं अधिक बढ़ जाएगी। क्या यही है पिपलीवन के क्षत्रिय? अरे कोई सहायता करो। मौन! तुम नीच पीपलीवन के क्षत्रिय अपने ढोंग से बाज नहीं आओगे। तो मेरा संदेह ठीक था। ये वही पिपलीवन के क्षत्रिय हैं जिन्हें धनानंद ने गत 12 वर्षों से बंदी बनाकर रखा हुआ था। सैनिकों, बहुत घायल हो गए हो तुम, सर फट गया है तुम्हारा और प्रतीत होता है कि मेरुदंड भी टूट गया है। तो अब तुम मेरे किसी काम के नहीं। क्रोध को यदि नियंत्रित रखकर पालना सीख लो तो उससे बड़ा कोई सहायक नहीं। नहीं, इस बार आवेश से नहीं, योजना से काम करूंगा। आप चिंता ना करें मेरे पिपलीवन के क्षत्रियों, मैं वचन देता हूं कि मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा और आप सबको मुक्त कराऊंगा यातनाओं और दासत्व की इन बेड़ियों से। बस कोई उचित मार्ग मिल जाए। मिल गया मार्ग। अब इसी स्वर्ण के पत्थर को चुराकर मैं अपनी वो चाबी बनाऊंगा
जिससे कि मैं इस स्वर्ण की खान में प्रवेश कर सकूं। आचार्य, बहुत शीघ्र धनानंद के विरुद्ध हमारी अपनी सेना खड़ी हो। हमारा शत्रु चाणक्य हमसे एक कदम सदा आगे रहता है। प्रमाण आप सभी के समक्ष। इससे पूर्व कि मैं उससे अपने धन को बचा सकता, वो मेरे गुप्त धन को चोरी करके छिपाने में सफल रहा। और जब मैंने उस चाणक्य को विष दिया तो उसने धूमकेतु के साथ अपने भागने की योजना को सफलतापूर्वक साकार कर लिया। और जब हमने उस तक संदेश पहुंचाने वाले पक्षी का पीछा किया, उससे पूर्व ही चाणक्य ने इसे मार दिया। इससे एक बात प्रमाणित होती है, यदि हमें चाणक्य से जीतना है तो हमें कोई ऐसी योजना बनानी होगी जो उसकी सोच से एक कदम आगे हो। ऐसा ही होगा सम्राट। सम्राट, मुझे कुछ ऐसा प्राप्त हुआ है जो कदाचित हमें चाणक्य से एक कदम आगे की सोच प्रदान करेगी, जो हमारी सहायता करेगी ये जानने में कि चाणक्य की अगली योजना क्या है। मुझे तो लगा था तुम अपने मित्र की मृत्यु का शोक मना रहे होगे, किंतु तुम तो यहां हो मेरे समक्ष मेरी सहायता करने। दास के पास शोक मनाने का समय नहीं होता है सम्राट। इसीलिए धूम की मृत्यु का शोक मनाने के बजाय मैं उसके घर गया था और फिर मुझे ये प्राप्त हुआ। ये तो मेरे सोने की खान का पत्थर है जिसके विषय में कोई नहीं जानता। धूम के पास इस पत्थर का होना ये प्रमाण है सम्राट कि चाणक्य निश्चित रूप से आपकी सोने के खान के विषय में जानता है। क्या? और ये पत्थर बता रहा है कि आपके गुप्त धन के पश्चात चाणक्य की दृष्टि अब आपकी सोने के खान पर है। सम्राट, कोई तो है जिसने चाणक्य के साथ हाथ मिला लिया है। क्या उस खान में आपको किसी पर संदेह है तो आपसे शत्रुता रखता हो? वहां सभी मेरे शत्रु हैं, क्योंकि वहां सब पिपलीवान के क्षत्रिय जो हैं। सोचिए सम्राट, यदि चाणक्य ये पत्थर वहां से लेकर आ सकता है तो इसका अर्थ है कि वो पिपलीवन के क्षत्रियों के साथ संपर्क भी साध सकता है, उन्हें आपके विरुद्ध करके आपसे युद्ध करवा सकता है, क्रांति की चिंगारी भड़का सकता है। सम्राट, मेरे विचार से आपको तुरंत ही अमात्य को भेजकर इस समस्या को परंपरा से पूर्व ही समाप्त कर देना चाहिए। नहीं मामहिम, यदि मैं वहां गया तो सचेत हो जाएंगे। हमें सर्वप्रथम इस बात का पता लगाना है कि उनकी योजना क्या है, और इसके लिए हमें उनके बीच अपना सबसे विश्वसनीय व्यक्ति को भेजना होगा, वो भी एक दास के रूप में, जो हमारे लिए गुप्तचर का काम करेगा। तो आपकी दृष्टि में कोई दास है जो ये कार्य कर सकता है महामात्य? एक व्यक्ति है मामहिम, और ये कार्य आपके प्रिय दास चंद्रगुप्त के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? ये केवल यही है जो असंभव को संभव बनाने का सामर्थ्य रखता है मामहिम। उत्तम, तो चंद्रगुप्त को सोने की खान तक आप ही लेकर जाएंगे महामात्य। जी मामहिम।
अब केवल सोने की खान में प्रवेश करने की देर है। मैं वहां जा अकेला रहा हूं, किंतु वहां से बाहर मैं अपनी पूरी क्षत्रिय सेना के साथ आऊंगा। तुम्हारा विध्वंस करने धनानंद